हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ने वाले हैं। वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक में बहुत जगह पे आता है और बहुत सारी कंसेप्ट इस पे बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि आप सबको पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक प्रकार की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक ग्रुप या एक एटम डिपार्ट करता है, उसकी जगह पे दूसरा एटम या ग्रुप आता है। तो मैं एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, Rl प्लस Nu माइनस चेंजिंग इनटू RNu प्लस L माइनस। दिस इज सपोज टू बी अ लीविंग ग्रुप। इसकी किस्मत में जाना ही लिखा है, जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये यहां से डिपार्ट हो जाएगा। तो आज मुझे ये समझना है कि इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है, यानी रास्ता क्या है। कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो फिर वो किस रास्ते पे जाकर के फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पॉसिबल मैकेनिज्म्स की बात करूं मैं, तो SN2 मैकेनिज्म, जिससे हम लोग सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते हैं। ये जो 2 है ये बेसिकली बताता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऐसे ही हम लोग SN1 की बात कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। इसके अलावा जो कॉमन मैकेनिज्म है वो है SNI, SNNGP, SNAR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN एलिमिनेशन एडिशन, SN एडिशन एलिमिनेशन। इतने टाइप के मैकेनिज्म हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली पढ़ते हैं, जिसमें पहला दूसरा सबसे कॉमन मैकेनिज्म है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है IIT JEE के सिलेबस के लेवल पे। तो SNI मींस इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNNGP मींस SN रिएक्शंस वाया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। आपका जो बीटा कार्बन होता है, जहां पे लीविंग ग्रुप लगा होता है, उसके बाजू वाला कार्बन, वहां पे एक नेबरिंग ग्रुप ऐसा लगा होता है जो लीविंग ग्रुप के निकलने में मदद करता है। तो ऐसे मैकेनिज्म को SNNGP मैकेनिज्म कहते हैं। SNAR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। SN एलिमिनेशन एडिशन ये बेंजाइन मैकेनिज्म का एग्जांपल है, हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स में आगे पढ़ेंगे। एंड SNAE बेसिकली एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, जो एसिड डेरिवेटिव्स में बहुत कॉमन होता है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म बेसिकली बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी लिखा था। इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सिंपल सबस्ट्रेट बना दूं, लेट्स से लाइक दिस, H यहां पे लिख दिया, CH3 ले लेता हूं, H एंड D ले लिया। जानबूझ के मैं यहां पे एक ऐसा कार्बन ले रहा हूं जो कायरल है, ताकि हमें थोड़ी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझाने में हेल्प मिले। राइट, यहाँ पे D ले लिया। अब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। रिमेंबर, SN2 मैकेनिज्म के अंदर न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक साइड अटैक होता है। दिस इज गोइंग टू बी अ बैक साइड अटैक। यूं समझिए कि इस लीविंग ग्रुप की किस्मत में जाना लिखा है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाएगा, मजबूत जोड़ है ये। जब भी न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल के मन में इस कार्बन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के लिए बहुत अच्छी वाली फीलिंग है। तो ये चाहता है कि मेरा जो अनकंडीशनल लव है वो इस कार्बन के लिए हो, लेकिन इसके रहते हुए ये न्यूक्लियोफाइल अपना वो इजहार नहीं कर सकता, अपना वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को नहीं दे सकता। तो कोशिश करता है कि बैक साइड से हम किसी प्रकार का इंटरैक्शन, किसी प्रकार की फीलिंग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के अंदर डेवलप कर दें। फ्रंट साइड से कर नहीं सकता, ऑलरेडी लीविंग ग्रुप बैठा हुआ है, ये किसी और को आने नहीं देगा आसानी से। आएगा कोई तो रिपेल करेगा, यानी एनर्जी जो होगा, एनर्जी रिक्वायर होगी जो उस पाथ के लिए, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए बैक साइड अटैक होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। यानी कुल मिला के सिचुएशन ये होगी कि जब बैक साइड अटैक हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो न्यूक्लियोफाइल इधर से बॉन्ड बनाता है और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड इधर से टूटता है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है H
CH3, इधर H एंड इधर आपका D। ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर ऑब्टेन होता है। यहाँ पे जो आपके 3 ओरिजिनल ग्रुप थे वो एक प्लेन में आ गए। बेसिकली ये हुआ कैसे, लाइक हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है इसने इस तरह का ओवरलैप कर रखा है लीविंग ग्रुप के साथ। ये जो है ये आपका बॉन्डिंग MO है जो भरा हुआ है ऑलरेडी, और ये एंटी बॉन्डिंग MO है जो खाली है, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वो बेसिकली बॉन्डिंग MO में जा रहे हैं। तो ये खाली है, यानी ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि वेकेंट है। तो यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा इधर से और इस ऑर्बिटल को इंटरैक्ट करेगा। यूं समझिए इस छोटे वाले ऑर्बिटल को पटाने की कोशिश कर रहा है कि तू मेरे साथ बना ले बॉन्ड। तो ठीक है, इसके मन में भी थोड़ी फीलिंग्स क्रिएट होगी, तो ये इसको इंटरैक्ट करेगा। फाइनली इससे इसका बॉन्ड बन जाएगा, बनना शुरू होगा। मीन जैसे जैसे ये बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। कार्बन की टेट्रावैलेंसी ही होगी, 5 बॉन्ड तो बना के बैठेगा नहीं। तो कुछ इस तरह का बॉन्डिंग सिचुएशन आता है कि न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट फ्रॉम द बैक साइड वाया interaction between lowest unoccupied anti-bonding molecular orbital and the lone pair containing orbital of ligand। तो ये इंटरैक्शन स्ट्रांग होने लगता है, ये इंटरैक्शन वीक होने लगता है। आप इसको ऐसे समझो, लाइक मेरे पास ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका लिविंग ग्रुप है, समझिए ये लिविंग ग्रुप है। देखिए बैक साइड में काफी स्पेस है, फ्रंट से आएगा तो उसको बहुत ज्यादा रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल को मैं फ्रंट से लेके आऊंगा तो बहुत ज्यादा रिपल्सन फेस करना होगा इसको इधर से, और इधर से क्योंकि खाली मैदान है आसानी से आ सकता है यूं। तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे फ्रंट वाला राइट वाला बॉन्ड वीक होता जाएगा, लेफ्ट वाला बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा। कुछ इस प्रकार की सिचुएशन देखिए, लेट मी डू इट लाइक दिस। यही आपका लिविंग ग्रुप है और ये आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे ये जो तीनों ग्रुप है जिनके बॉन्ड को टूटना नहीं है, जिनके बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, वो एक प्लेन में आ गए। तो एक प्रकार की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सिचुएशन हो गई। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp2 है, तो आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से sp3d का इंप्रेशन नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ लिविंग ग्रुप निकल रहा है, बैक साइड से आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये 2 ग्रुप एक दूसरे के आगे पीछे हो गए, तो एक तरह से बाई पिरामिड बन गया। यू कैन चेक, बाई पिरामिड बन गया और ये तीनों एक प्लेन में आ गए। क्लियर? तो इस तरह की इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक इमेजिनरी स्टेट है, ऐसी एक स्टेट आई होगी और फाइनली लिविंग ग्रुप निकल गया होगा और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया होगा CH3 H and D, राइट। तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है जहां पे कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता, सिर्फ एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि एक अनस्टेबल इमेजिनरी स्टेट है जिसकी एनर्जी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एनर्जी से कहीं ज्यादा है। ठीक है, आप एक और बड़ी यूनिक बात देख रहे होंगे, बैक साइड से अटैक हुआ, यानी जिस तरफ से लिविंग ग्रुप गया उसके अपोजिट साइड में आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आया, यानी एक प्रकार का अम्ब्रेला इन्वर्जन। ये आपका लिविंग ग्रुप है और ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, अम्ब्रेला पलट गया यूं समझ लीजिए, राइट। तो SN2 रिएक्शंस आर ऑलवेज अकम्पनीड बाय इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये हम लोग आगे डील करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि अगर ये कार्बन कायरल है तो एंगल ऑफ रोटेशन मैटर करता है। अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है यानी प्लस फॉर्म है तो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी लीवो रोटेटरी यानी कि माइनस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में इनका जो बिहेवियर है वो अपोजिट होगा। अगर रिएक्टेंट आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है प्लेन को तो आपका प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एंगल ऑफ रोटेशन इनका अलग अलग होगा बिकॉज दे आर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स, हालांकि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आगे बताएंगे। तो ये एक मैकेनिज्म है, सिंपल मैकेनिज्म, जहां पे 1 स्टेप मैकेनिज्म कह सकता हूं मैं इसे। इट्स 1 स्टेप मैकेनिज्म, 1 स्टेप मैकेनिज्म। One step mechanism is commonly known as concerted mechanism। concerted mechanism जहां पे breaking of bond and formation of bond दोनों एक साथ साथ होता है। This is bond breaking and this is bond formation, ध्यान रखिएगा। और दोनों अपोजिट साइड में होते हैं ट्रांजिशन स्टेट यानी इमेजिनरी स्टेट में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म। इट्स 1 step mechanism, so no intermediate is going to be formed, no intermediate is formed
और क्योंकि कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के स्केलेटन में कोई चेंज नहीं आएगा, सो देयरफॉर नो चेंज इन स्केलेटन ऑफ कार्बन, कार्बन का जो चेन है वो एज इट इज रहेगा, सिंपली जहां से लीविंग ग्रुप गया है वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब समझते हैं कि इस रिएक्शन का काइनेटिक्स क्या है, मतलब SN2 मैकेनिज्म का रेट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। काइनेटिक्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म, जैसा कि आपने देखा था, क्योंकि ये वन स्टेप मैकेनिज्म है तो मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि वही वन स्टेप स्लोवेस्ट स्टेप होगा, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से जब हम रेट लिखेंगे तो क्योंकि इस स्टेप में हमेशा आपका सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन भी आती है, सबस्ट्रेट जो कि आपका रिएक्टेंट है, एंड न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन भी आती है, जैसा कि मैंने इस केस में RL लिखा था, RL इंटू NU माइनस, यानी रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL, सेम टाइम रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की बात करूं, इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं स्ट्रेट लाइन, सेम टाइम रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात करूं, अगेन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्योंकि दो मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है, इट्स अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन एंड सेम टाइम इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि ऑर्डर एक ऐसी चीज होती है जिसको डायरेक्टली बताना ठीक नहीं होता, बिकॉज ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं ये मानते हुए कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RL कॉन्सेंट्रेशन पावर 1, जैसा कि ग्राफ में भी बनाया हुआ है, और NU कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, और रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स अपीयर होती हैं उनका सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव रिटन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू ईच। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ये हो गया काइनेटिक्स के बारे में। यानी कि अगर मैं केवल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दूं, न्यूक्लियोफाइल को सेम रखूं, इफ यू कीप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कांस्टेंट एंड डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RL, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस। सेम टाइम आप RL की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखो, NU की कॉन्सेंट्रेशन को ट्वाइस कर दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दो तो रेट 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना ये 2 गुना ये, 2 इंटू 2 4 टाइम्स। कभी कभी इस तरह से भी बोलते हैं कि जिस सोल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही है उसके वॉल्यूम को ट्वाइस कर दिया। अगर वॉल्यूम को डबल कर देंगे, एज्यूमिंग दैट वॉल्यूम चेंज करने से, सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज करने से मैकेनिज्म पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 1/4 टाइम्स द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो हर एक स्टेटमेंट में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पावर 1 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पावर 1। क्लियर? Now coming to energetics of SN2 mechanism. Energetics का मतलब उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है, उसका टेम्परेचर से कनेक्शन क्या है। तो coming to energetics of SN2 reaction. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा और इसकी एनर्जी के बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, तो एक तरफ मैं एनर्जी प्लॉट करूंगा, एक तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी या फ्री एनर्जी भी लिख सकते हैं, और यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ इस पोजीशन पे है, RL प्लस NU माइनस, और आपका ट्रांजिशन स्टेट कुछ यहाँ पे है, और आपका प्रोडक्ट यहाँ पे है RNU प्लस L माइनस। तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है,
यानी कि इस रिएक्शन को मैंने एक्सोथर्मिक मान लिया है, जो कि बहुत जायज़ बात है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और कार्बन का बॉन्ड नॉर्मली स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन एंड लीविंग ग्रुप का। तो एक वीक बॉन्ड टूटता है तो कम एनर्जी लगेगी और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। तो प्रोडक्ट एनर्जी कम, रिएक्टेंट एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। और जो आपका इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होती है वो हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अधिक एनर्जी कंटेन करता है। बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होती है, लीविंग ग्रुप भी वहीं होता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी वहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हमेशा अधिक होगी। और ये जो एनर्जी आप देख रहे हैं, दिस इज कॉमनली नोन एज व्हाट, इस एनर्जी को क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी होती है, यदि मैं इतनी एनर्जी दे दूं तो उस बैरियर पे पहुंच जाता है जहां से प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी लगभग तय हो जाता है। तो इस एनर्जी को हम लोग EA से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जाना जाता है। और यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम। ये पीक जितना ऊपर होगा, रिएक्टेंट को उतनी ज्यादा एनर्जी एक्वायर करनी पड़ेगी उस पीक पे पहुंचने के लिए जहां पे जो शर्त है प्रोडक्ट के बनाने की, ठीक है। तो क्योंकि SN2 रिएक्शन के अंदर एक सिंगल ट्रांजिशन स्टेट आती है, एक पीक हो गया। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलेंगे जहां एक से अधिक ट्रांजिशन स्टेट आती है। जितनी ट्रांजिशन स्टेट आएगी उतने पीक बनेगी, कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज जनरल डायग्राम फॉर SN2 मैकेनिज्म। कमिंग टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, जो मैं शुरुआत जहां से किया था, जहां मैकेनिज्म मैंने बताया था कि देयर इज ए बैक साइड अटैक। यहाँ लीविंग ग्रुप था और ये आपका CH3 लिखा था मैंने, यहाँ पे लेट से H मैंने ले लिया और यहाँ पे ड्यूटेरियम ले लिया, जस्ट टू इंश्योर कि इसके अंदर एक कायरल कार्बन है, ठीक है। ये D हो गया। अब क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से हुआ और ये निकल गया, पूरी प्रोसेस ऑलरेडी बता चुका हूँ, और आपका न्यूक्लियोफाइल जा करके बॉन्ड बना बैठा, कार्बन इधर CH3 लिख दिया, इधर आपका H हो गया और इधर आपका T हो गया। तो यू कैन चेक जिस डायरेक्शन से आपका लिविंग ग्रुप निकला है उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आया, यानी कि एक प्रकार का अम्ब्रेला इन्वर्जन, समथिंग लाइक दिस, जो मैं पहले भी बनाया था। ये अम्ब्रेला है रिएक्टेंट का और ये अम्ब्रेला है प्रोडक्ट का, राइट। एंड यू कैन चेक देयर इज एन इन्वर्जन, फ्लिपिंग अम्ब्रेला इन्वर्जन, जिसे वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि SN2 reactions involve complete inversion। कंप्लीट इन्वर्जन का एग्जैक्टली क्या हुआ कि यहाँ जो CH3 H और D का जो सीक्वेंसिंग है, यू कैन चेक इट्स एन एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज है। मैं ऐसे जनरल बता दिया हूँ। तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का अपोजिट बिहेवियर होता है, यानी अगर इस कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन +x डिग्री हुआ तो गेस कीजिए इस कंपाउंड का एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो सकता है, -y डिग्री। y इसलिए लिखा क्योंकि कंपाउंड अलग अलग है, इट इज अ सिंगल स्टीरियोआइसोमर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इसके अपोजिट होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्जन। लेकिन इसका एंगल ऑफ रोटेशन डिफरेंट होगा बिकॉज कंपाउंड डिफरेंट है, ठीक है। तो इन्वर्जन का मतलब यह है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रिस्पेक्ट में जो बिहेवियर है वो उल्टा हो गया। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करता था, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो याद रखिए कि जो इन्वर्जन का मीनिंग होता है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट का चेंज होना होता है। इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता कि इनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए। लाइक अगर ये R है, R कॉन्फ़िगरेशन, तो ये R भी हो सकता है, S भी हो सकता है। R का S में भी कन्वर्जन हो सकता है, जरूरी नहीं है R का R में भी कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर बाकी ग्रुप के रिस्पेक्ट में और लीविंग ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट नेसेसरी टू बी चेंज्ड, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज नेसेसरी टू बी चेंज्ड। मैं आपको एक यूनिक एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ जहाँ पे रेसमाइजेशन भी पॉसिबल है, यानी रासायनिक मिक्सचर भी SN2 रिएक्शन में कभी बन सकता है। जैसे आप देखिए, कभी अगर लीविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल
आइडेंटिकल हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो लीविंग ग्रुप है वो I है, I127, और जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये I- है, लेकिन 131 वाला आइसोटोप है। इसको मैं I* लिख देता हूँ जस्ट टू डिफरेंशिएट। तो ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, I* लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन x है, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन -x डिग्री होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है और जो लीविंग ग्रुप है वो आइडेंटिकल है। तो इनफैक्ट हम आयोडीन 127 और आयोडीन 131 को अलग अलग ग्रुप या एटम नहीं मान सकते स्टीरियोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में तो डिफरेंस कर पाता है, लेकिन बड़े जो हेवी आइसोटोप्स होते हैं जिनके मास नंबर में इतना अंतर नहीं होता 1:2 का, वहां पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट उनको डिफरेंट ग्रुप से तरह नहीं ट्रीट करती। तो ये आइडेंटिकल कंपाउंड हो गए, इसका एंगल ऑफ रोटेशन x डिग्री है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन -x डिग्री होगा। अब रेसमाइजेशन कैसे हुआ जरा समझिए। मान लीजिए आपने इसका 10 मोल लिया था और 10 मोल में से 5 मोल रिएक्ट कर गया तो ये 5 मोल बचा, और ये 5 मोल रिएक्ट कर गया तो ये भी 5 मोल बना। तो ये 5 मोल और ये 5 मोल, यानी कि 5 मोल आपके पास डेक्स्ट्रो है और 5 मोल लीवो है, कंप्लीट परफेक्ट रेसमिक मिक्सचर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ग्रुप आर सेम, then racemization take place. Racemization in SN2 mechanism take place. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे कह सकते हैं। आप देखिए कि मैंने 10 मोल लिया था इस कंपाउंड का, 10 मोल लिया था, 5 रिएक्ट किया, 5 मोल प्रोडक्ट बन गया, 5 मोल बचा हुआ रिएक्टेंट और 5 मोल बना हुआ प्रोडक्ट मिल करके रेसमिक बना लिए। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 10 मोल रेसमाइजेशन में 5 मोल का रिएक्शन हुआ, या 5 मोल रिएक्शन होने के बाद रेसमिक मिक्सचर 10 मोल का बना। तो कैसे समझ सकते हैं कि जो रेट ऑफ रेसमाइजेशन हुआ इट इज ट्वाइस द रेट ऑफ रिएक्शन और ट्वाइस द रेट ऑफ आइसोटोपिक एक्सचेंज, क्योंकि 5 मोल का रिएक्शन हुआ और 10 मोल रेसमाइज हो गया। तो 5 मोल की रिएक्शन के बाद 10 मोल का रेसमिक फॉर्मेशन हो गया। दैट मींस रेट ऑफ रेसमाइजेशन इज ट्वाइस द रेट ऑफ रिएक्शन और ट्वाइस द रेट ऑफ आइसोटोपिक एक्सचेंज। लिख सकते हैं इसको, रेट ऑफ रेसमाइजेशन इज इक्वल टू ट्वाइस द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो in general SN2 reactions are accompanied by inversion, but special case में जहां पे same living group और न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिकल होता है उस केस में रेसमाइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म, काइनेटिक्स, एनर्जेटिक्स एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 मैकेनिज्म। बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन थी। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, SN2 रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड वी विल डिस्कस सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक करना मत भूलिए, एंड इफ यू आर नॉट एन एक्टिव सब्सक्राइबर प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।